मोदी ने पाकिस्तान को इस हाल में ला दिया कि पाकिस्तान अपने 57 बाप के पास भी नहीं रो पा रहा, अपनी डार्लिंग अमेरिका के पास नहीं रो रहा। और आतंक के आकाओं को हम ऐसी सजा देंगे कि वो कल्पना भी नहीं करे। पाकिस्तान ने मोदी की इस भाषा को नहीं समझा। मोदी ने कहा था आतंक और उसके आकाओं छोड़ा है। ये महिला भारत में बैठ करके कह रही है कि आतंकी नहीं थे, वो जिनको मारा गया वो आतंकी नहीं, वो रिहायशी थे। और सिद्धार्थ नाम ले रही है, सिद्धार्थ वरदराजन का, द वायर के मालिक का। ये देश देखता रहा कि उसके प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश हो रही है और उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दबा दिया। ये अन्याय था, ये लोकतंत्र की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही हत्या थी। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत पाकिस्तान के युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में है और पहली बार है कि अमेरिका जैसे देश ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के मामले में हमें नहीं पड़ना। ये भारत और पाकिस्तान का निजी मामला है। जो अमेरिका दुनिया के हर मामले में ठेकेदार बनता है, इस तरह के युद्ध की स्थिति में जो अमेरिका हमेशा ठेकेदार बनता है, उस अमेरिका ने कहा है इस युद्ध से हमें कोई लेना देना नहीं। ये पहली बार है कि दो देशों के बीच युद्ध में वन साइडेड ठुकाई हो रही है। पाकिस्तान को जितना चीनी माल मिला वो सब ध्वस्त कर दिया हमारे ड्रोन ने। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत ऐसे घर में घुसकर मारेगा। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मोदी उसे अपने अखाड़े में बुलाएंगे और फिर पटक पटक कर मारेंगे। दरअसल पाकिस्तान को कैसे मोदी ने अपने अखाड़े में बुलाया और अखाड़े में बुला करके उसे पस्त कर दिया। मोदी ने पाकिस्तान को इस हाल में ला दिया कि पाकिस्तान अपने 57 बाप के पास भी नहीं रो पा रहा, अपनी डार्लिंग अमेरिका के पास नहीं रो रहा, भारत के पारंपरिक दुश्मन बन चुके चाइना उसके कटोरे में एक सिक्का तक नहीं डाल रहा। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की ऐसी दुर्गति हुई? किस अखाड़े में मोदी ने पाकिस्तान को बुलाया? मोदी को पहचानने में इतनी दिक्कत पाकिस्तान को क्यों हुई? मोदी को पहचानने में इतनी दिक्कत पाकिस्तान को क्यों हुई? उस मोदी को पहचानने में जिस मोदी को पाकिस्तान के विद्वत जन बार बार समझा रहे थे इसे समझ जाओ। जिस मोदी को भारत में खलिहर और लतिहर खैराती इतने हल्के में ले रहे थे। दरअसल पाकिस्तान शिकार हो गया अपने पाकिस्तान परस्त भारत के चमचों के कारण। भारत में मौजूद पाकिस्तान के खैरात पर पलने वाले खैरातियों ने मोदी का लगातार मजाक उड़ाया। पाकिस्तान ने समझा कि मोदी इतना हल्का है, मोदी कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से भारत में खैरात पर पलने वाले खैराती लगातार नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, पाकिस्तान ने उस मोदी को बहुत हल्के में ले लिया और यहीं पाकिस्तान बड़ी गलती कर बैठा। पाकिस्तान समेत उन तमाम लोगों को समझने की जरूरत है कि मोदी बार बार यह एहसास कराते रहे कि आप मेरे अतीत को भी जान लीजिए। किसी ने मोदी के अतीत को नहीं जाना। दरअसल मोदी एकाएक नरेंद्र मोदी नहीं बने। मोदी क्या कुछ हैं इनने पहचाना ही नहीं। आज हर मोर्चे पर मोदी द्रोही पस्त हो चुके हुए हैं। आज पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह, पूरा इकोसिस्टम पस्त हो चुका हुआ है। भारत के कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले इकोसिस्टम को लगता था कि सत्ता भले ही इनकी है, सरकार हमारी है। मोदी के समर्थक बेचैन थे कि प्रधानमंत्री मोदी इन खलिहर खैरातियों, लतिहर खैरातियों पर एक्शन क्यों नहीं लेते। आज सिद्धार्थ वरदराजन का आयर टायर गायर वायर पस्त हो चुका हुआ है। वहां पर 2 कौड़ी की एक पत्रकार हुआ करती थी, जिहादन। उसने एक ऐसी बात कह दी कि उस वायर की तबाही हो गई। मोदी समर्थक बार बार जिस बात को कहते थे कि एक्शन क्यों नहीं होता, एक्शन क्यों नहीं होता,
आज आप सोशल मीडिया पर जाइए, तमाम अलतकियों ने अपने चेहरे बदल लिए। वो बलात्कारी पांडे का भाई खैराती पाड़े, कांग्रेस के खैरात पर पलने वाला सबसे बड़ा सरगना रवीश पाड़ा ने, उसके थंबनेल को चेक करिए, सनसनीबाजों के थंबनेल को जाकर के आप चेक कीजिए, सब राष्ट्रभक्ति में झुनझुना बजाने लगे हैं। लेकिन ये सब मोदी के अखाड़े में आ चुके हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि मोदी कैसे अपने अखाड़े में बुलाते हैं और उसके बाद पस्त करते हैं। सबसे पहले दुश्मन देश पाकिस्तान को समझिए। पाकिस्तान को उसके एक वरिष्ठ लेखक पत्रकार नजम सेठी मोदी के बारे में बता रहे थे, लेकिन पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया। दरअसल पाकिस्तान भारत के खैरातियों के उलझन में आ गया। नजम सेठी क्या समझा रहे थे, जरा इसको सुनिए, फिर हम इसकी व्याख्या करें। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया, तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हो। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हो, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमजोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा खतरनाक दौर से दूर हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और एक जो है वो ईरान और अफगानिस्तान अच्छे नहीं है। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखे उसका मामला किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी है कि हम डार्लिंग है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी इन्वेस्टमेंट जो है बड़ी मिलती है, अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो इंडिया अंदर जो भी ऑपोजिशन कमजोर है, और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी किस्म का। ये देखिए, पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कह रहे हैं कि इंडिया को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनली डार्लिंग हो चुका है, सबका प्रिय है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न है। तो पाकिस्तान को यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि भारत इतना ताकतवर है, फिर हम उसे क्यों छेड़ते हैं? दरअसल भारत ने पाकिस्तान को मजबूर किया। 370 के खात्मे के बाद कश्मीर पीओके उसके हाथ से निकल जाएगा, ये खौफ था। भारत के हिस्से में जो कश्मीर है, वहां जो अमन शांति हुई, तो पाकिस्तान ने प्रवोक किया, वहां आतंकी गतिविधि बढ़ा दी। और जब पाकिस्तान ने वहां आतंकी गतिविधि बढ़ा दी, एकाएक 26 महिलाओं के सिंदूर नोच लिए, तो सही मायने में पाकिस्तान मोदी के अखाड़े में आ गया। और मोदी के अखाड़े में जब पाकिस्तान आया, उसे अंदाजा नहीं था कि मोदी ने तैयारी पूरी कर ली है और वो कुचल कुचल कर मारेगा। अभी वो बार बार फुदक रहा था मोदी के अखाड़े में आने के लिए। जब 26 महिलाओं की मांग गुजेरी, तो ये लगा कि ये तो सामान्य मामला है। सोनिया की मनमोहनी सरकार में तो हम अक्सर यहां करते थे, मुंबई पे आतंकी हमला करते थे, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, हर जगह ब्लास्ट करते थे, इतने लोग मरते थे, कुछ नहीं, सिविलियन मरते थे, क्या कुछ होता था। जो श्रीनगर में पहलगाम में यदि मर गया तो क्या हो जाएगा उससे? वो भूल गया कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है। और फिर मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी कि आतंक और आतंक के आकाओं को हम ऐसी सजा देंगे कि वो कल्पना भी नहीं करे होंगे। पाकिस्तान ने मोदी की इस भाषा को नहीं समझा। मोदी ने कहा था आतंक और उसके आकाओं को,
फिर भारत ने 9 जगह पर स्ट्राइक किए। वो 9 जगह ऐसे थे जो पाकिस्तान की तबाही की वजह से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा था, वो पंजाब का हिस्सा था। दरअसल मोदी ने फिर पाकिस्तान को अपने अखाड़े में बुलाया और भारत ने कहा हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हमला किया है, हमने इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी पर भी हमला नहीं किया, पाकिस्तान की आम पब्लिक पर भी हमला नहीं किया। मोदी फिर अखाड़े में बुला रहे थे और फिर पाकिस्तान अखाड़े में मोदी के आ गया। भारत ने आतंकी ठिकानों पे हमला किया, बहावलपुर के उन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पे सिर्फ हमला किया और जैश के सरगनाओं का खात्मा किया। पाकिस्तान ने फिर मोदी के अखाड़े में आकर गलती की और फिर पाकिस्तान ने जम्मू के उन रिहायशी इलाकों में हमला कर दिए, फिर एक गुरुद्वारा को जला दिया, कुछ नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। तो फिर पाकिस्तान के खैरात पर पलने वाले खलिहरों ने कहना शुरू किया हमने तो उसके कुछ चिड़िया मारे, पाकिस्तान हमारे सिविलियन मार दिए। पाकिस्तान फिर मोदी के अखाड़े में कूद गया और मोदी दरअसल यही चाहते थे कि पाकिस्तान अखाड़े में कूद जाए। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हमला किया था, पाकिस्तान ने जम्मू में हमारे रिहायशी इलाकों पे हमला कर दिया, हमारे गुरुद्वारे, पवित्र गुरुद्वारे पर हमला कर दिया। फिर क्या था, रात भर भारत की आर्मी ने इतनी ठुकाई की पाकिस्तान को नंगा करके कि इतिहास में इसकी मिसाल नहीं है कि किसी देश को उसके पड़ोसी देश ने इस कदर पीटा हो। रसिया इतना शक्तिशाली देश है, यूक्रेन को ऐसे आज तक नहीं मार पाया, 3 साल से मार रहा है, जो एक रात में भारत ने पाकिस्तान को मारा। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान मोदी के अखाड़े में कूद गया। मोदी सरकार ने इशारा किया था कि बेटा हमने आतंकवादी मारे हैं, हमें आतंकवादी मारने दो, लेकिन दरअसल पाकिस्तान की आर्मी ही तो आतंकवादी है। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि हमारी आर्मी और आतंकवादी एक हैं। फिर जब दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान पोषित आतंकी एक ही हैं, तो फिर पता चला ये डेनियल पर्ल का हत्यारा, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का आतंकी भी तो यही है। तभी दुनिया का भारत को दुनिया का सपोर्ट मिल गया और भारत घर में घुसकर मारना शुरू किया। अब तक तो भारत अपनी सरहद से, हमने अपनी सरहद से पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी ठिकाने पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे घर में, हमारे रिहायशी हिस्से में घुसने की गलती करके अपने आप को बर्बादी तय कर दी। और फिर भारत ने कराची, लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर, हर जगह घर में घुस करके पाकिस्तान की पिटाई की, पाकिस्तान के F-16 विमान को नस्ते नाबूद कर दिया और पाकिस्तान को बर्बादी दिखने लगा। त्राहिमाम करते पाकिस्तान ने फिर उसके बाद कहना शुरू किया कि हमारे इन हिस्सों में हमला कर दिया गया। पाकिस्तान का आर्मी चीख चीख करके ये बताने लगा दुनिया को जिहाद जिहाद जिहाद, वो जिहाद जिहाद चिल्लाने लगा और फिर मोदी फिर से पाकिस्तान को अपने अखाड़े में बुला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को गलती करने के लिए कहा तो पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के तरफ से जो प्रवक्ता हैं वो सामने आए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम अब जिहाद करेंगे। दरअसल इनको लगा कि अब जिहाद के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो इनने जिहाद का नाम दे दिया। वो दरअसल 57 बाप को बुलाना चाहते थे और उन 57 बाप में से कोई भी नहीं आया। दरअसल इसकी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कर ली थी, मोदी ने पहले कर ली इसकी तैयारी और ये साफ साफ दिखा। और यही वजह है कि पाकिस्तान नंगा हो गया और पाकिस्तान उस जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी दिख गई जो आतंकवादियों के हत्या का जनाजा था। इस जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी का होना फिर से एक बार मोदी के अखाड़े में इनका कूद जाना था। ये सब के सब आर्मी के लोग जब इस आतंकी जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर के भाई के जनाजे में जब ये शामिल हुए तो फिर नंग हो गए और ये फिर साबित हो गया कि ये मोदी के अखाड़े में कूद गए हैं और मोदी अपने अखाड़े में इनको बुला करके फिर से पस्त कर दिया।
दुनिया को यह पता चला कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी एक ही है, दोनों में फर्क नहीं है। फिर अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ और संसद में लोग चीख चीख कर कहने लगे कि हमारी तो ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद जो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हमारा पानी यदि बंद कर दिया तो हम खून बहा देंगे, तो पानी कभी बंद करना और कभी पानी खोल देना, ऐसी त्राहिमाम भारत की सरकार ने किया। तो फिर उन सबको भी नंगा किया जो यहां बैठकर कहते थे कि पानी कैसे बंद हो जाएगा। तो पता चला कि पाकिस्तान तो पूरी तरह से, एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का बह गया। पाकिस्तान चौतरफा ऐसे पस्त हो जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की थी पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानियों का इस बात का अंदाजा नहीं था कि मोदी इस तरह से पिटाई करेंगे। दरअसल यही असली मामला है कि पाकिस्तान को मोदी ने अपने अखाड़े में बुलाने के लिए प्रवोक किया और वो मोदी के अखाड़े में आ गए। मोदी के अखाड़े में आना था कि इनकी तबाही तय थी और फिर इनकी बर्बादी हो गई। एक एक चीज बताने लगा कैसे इंडियन आर्मी के शिकार होते चले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को अपने अखाड़े में बुलाया, ऐसा नहीं है। मोदी अपने हर दुश्मनों को अखाड़े में बुलाते हैं। और ऐसी गलती यदि आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, तो देखिए कि ऐसा अखाड़ा में बुलाया कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो आतंकवादी दिखने लगा। अब कल्पना कीजिए कि दुनिया का कौन देश ऐसे आर्मी चीफ को समर्थन करेगा जो खुद को साबित कर रहा है कि वो आर्मी चीफ नहीं है, वो आतंकी। जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए ज़ालिका ख़िज़्युन फ़िल हयात दुनिया, यही है ना, और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी। ठीक है, ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून। और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखना मेरी बात, ठीक है। सब कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये इस ईमान के जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरा करो। ठीक, सोचिए, ये आदमी कहीं से भी आपको आर्मी चीफ नजर आया? ये आदमी आर्मी चीफ नहीं है, ये आदमी आतंकवादी है। अब कल्पना कीजिए कि किसी आर्मी चीफ की जब ऐसी मानसिकता आतंकवादी वाला हो तो दुनिया का कौन देश इसके सामने साथ आएगा? मोदी ने इसे अखाड़े में बुलाया, बेटा अपना चरित्र दिखाओ, आतंकवादी वाला अपना चरित्र दिखाओ। और फिर जनरल मुनीर ने वो चेहरा दिखाया जिससे लगा कि पाकिस्तान की आर्मी ही तो आतंकवादी है और आतंकवादी ही तो पाकिस्तान की आर्मी है। दरअसल मोदी ने पाकिस्तान का पूरा चरित्र हनन कर दिया दुनिया के सामने कि एक देश नहीं है, ये आतंकवादी संगठन है, ये एक मानसिकता है, आतंक की मानसिकता है और इस पाकिस्तान से दुनिया को खतरा है। यही वजह है कि इस पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। दरअसल मोदी ने इस पाकिस्तान को अपने अखाड़े में बुलाया और अखाड़े में बुलाकर बर्बाद कर दिया। और जब पाकिस्तान बर्बाद हुआ तो फिर भारत में पाकिस्तान परस्त भी बर्बाद हुए। मोदी ने इन पाकिस्तान परस्तों को भी कैसे बर्बाद किया, जरा उसके सबसे बड़े चेहरे को देखिए, इस जहरीली महिला को जरा देखिए। क्यों मैं कहता हूं कि मोदी अपने अखाड़े, ये जहर पिछले
20 सालों से, जब से पत्रकारिता में तब से उलेर रही है, लेकिन अब की बारी कहां तक गई है देखिए। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। जिन 3 ठिकानों का सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून, इस जहरीली महिला को आपने देखा, इस बुढ़िए को, इसका चेहरा देखिए कि कैसा कैसा इसका चेहरा हो गया है। जब आप खैरात का खेल खेलते हैं तो क्या कुछ होता है। यह महिला भारत में बैठ करके कह रही है कि आतंकी नहीं थे वो, जिनको मारा गया वो आतंकी नहीं, वो रिहायशी थे। और सिद्धार्थ नाम ले रही है, सिद्धार्थ वरदराजन का, द वायर के मालिक का, जो खैरात पर यह संस्था चला रहा था। ये सालों से इस आयर टायर वायर खोल करके इनने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। इसकी दुकान बंद कर दी गई। इस जहरीली महिला के कारण ये पूरी दुकान बंद होगी। इसको फिर से सुनिए, तब समझ में आएगा फिर मैं क्यों कह रहा हूं। हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सुना आपने, कह रहा है पाकिस्तान कह रहा है कि वो जो मारा गया उसमें कोई आतंकवादी नहीं है, वो आम आदमी है। मतलब इसको पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही लग रहा है और भारत की आर्मी जो कह रही है वो सही नहीं लग रहा है। इस जिहादन को सुना आपने। इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके ऐसी सजा होनी चाहिए, लाल मिर्च डाल करके, कि उससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है। ये नाम ले रही है सिद्धार्थ, जैसा सिद्धार्थ ने भी कहा, सिद्धार्थ वरदराजन का नाम ले रही है, जो इसका मालिक है। इस जहरीली महिला ने जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर के एएमयू में शाहीन साजिश के समय में जहर उगला था। इस महिला और पूरे इस गैंग ने शाहीन साजिश के समय भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया, लेकिन इन सब का कुछ नहीं हुआ। दरअसल मोदी इन सबको भारत को अपने अखाड़े में बुला रहे थे और इन्हें पता ही नहीं चला कि मोदी इन्हें अपने अखाड़े में बुला रहे हैं। आलम यह हुआ कि आप देखिए, इस अखाड़े में बुलाते हुए इसका जो सिद्धार्थ वरदराजन ने जो वायर खोला हुआ था, ये डुअल नागरिकता है, भारत की नागरिकता बाहर की नागरिकता रहा है, इसका वो वायर जहां से ये ज्ञान बांच रही थी, उस दुकान को बंद कर दिया गया। कितने दिनों से ये गंध फैला रहे थे भारत के खिलाफ, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। राष्ट्रवादी कह रहे थे कि इन सबके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। दरअसल इन्हें मोदी अपने अखाड़े में बुला रहे थे। अब इस खेल को देखिए, इन सबको भी मोदी अखाड़े में बुला रहे थे। ये सब, इस चेहरे को पहचानिए, इस जहरीले को, इस बौने को पहचानिए, बॉलीवुड ये बौने को। ये कहां पर है? ये तुर्की में है। तुर्की जो भारत का दुश्मन देश है, तुर्की जो अंतिम समय तक कश्मीर पर हमारे खिलाफ था, वहां जाकर ये फिल्म बना रहा था। इन सब को मोदी अपने अखाड़े में बुला रहे थे। इन बॉलीवुडिये गुंडों को भी मोदी अपने अखाड़े में बुलाए। अब देखिए जरा सा कैसे कैसे अखाड़े में बुलाए, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है। अखाड़े में बुलाने का मतलब क्या? अलका लामा क्या करेगी? वो केरल में बोलता है हिंदी बोलता है पापा, और बिहार में इंग्लिश बोलता है माँ। उसके बाद इसको बुरा लगता है जब दूरदर्शन की तरफ से एक थंबनेल बनता है, भारत तैयार है, घर में कितने गद्दार हैं, तो ये सब इन बुढ़ियाओं को बुरा लगता है। फिर ये तस्वीर आती है बॉलीवुडिया की, इस अमिताभ बच्चन को देखिए, इसका इस पूरी युद्ध पे कोई ट्वीट नहीं है। ये वही है जिसने पूरी फिल्म में रेलवे स्टेशन पर अलतकिया किया था, वहां नमाज पढ़ा था, जो 786 नंबर का बिल्ला पहनता है और उसके बाद कहता है माँ मैं मंदिर नहीं जाऊंगा माँ। ये फिल्मी बॉलीवुडियाओं को, इन सब को दरअसल मोदी ने खोल करके रखा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी इन सबको अपने अखाड़े में बुलाते हैं। इस बुढ़िया को तो आपने वीडियो देखा, अब इस बुढ़िया को देखिए, ये बुढ़िया क्या क्या कर रही है। ये बुढ़िया कह रही है पीस इज पेट्रोटिज्म, war is destruction, border doesn't bleed, people do, stop the war। ये वार को रोकने के लिए कह रही है, लेकिन कुछ ही पल पहले ये कह रही है कि मोदी वार क्यों नहीं करते हो। इस नचनिया गवैया को देखिए, लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही है, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। अब ये सब के सब, ये अमानतुल्लाह खान जो कल तक कह रहा था युद्ध क्यों नहीं कर रहे, वो कह रहा है जिनके पिता युद्ध में लड़ते हैं वो युद्ध नहीं चाहते हैं। ये सब के सब
एक से जितने हैं ये आपरी टापरी से नो टू वार, ये इतना ही नहीं है भाई साहब। इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले तक नैरेटिव चलाया कि इस मोदी की हिम्मत ही नहीं है वार करने की। अब मैं क्यों कह रहा हूं, इसी में देखिए जरा से इन सबके चुट्टेपने की चरित्र को देखिए। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड ट्वीट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। नरेंद्र मोदी को टैग कर रहा है, राजनाथ सिंह को टैग कर रहा है पार्किंग एक्सपर्ट। नेशन इज बिहाइंड यू, टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, डिक्लेयर वार। ये कब कर रहा है? 18 सितंबर 2016 को ही कह रहा है। अब क्या कह रहा है? से नो टू वार। सोशल मीडिया के दौर में इन चुट्टों के सब कुछ निकल जाते हैं। और इसको देखिए, इन नचनिया को देखिए। क्या अब मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच जाएगा? देश का बदला कब पूरा होगा मोदी जी? देश आतंकवादियों के कटे सिर मांग रहा है। और फिर क्या कर रही है? लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही है, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं। बताओ युद्ध कौन जीत रहा है? दरअसल ये सब खैरात पर पलने वाले लोग हैं और मोदी इन सबको अपने अखाड़े में बुला रहा है। अब इस बुढ़िया को आपने देखा, ये बुढ़िया अभी कह रही कि वार क्यों? और कल क्या कहा था? अभी 24 अप्रैल को क्या कहा था? हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए और हमेशा के लिए आतंकवाद को कि जड़ से नेस्तनाबूद कर दीजिए। आप अपने देश के मुस्लिम नागरिकों से झगड़ कर क्या हासिल करना चाहते हैं? ठीक है। और अभी कह रही है कि वार नहीं होना चाहिए। दरअसल ये सब वो हैं जो मोदी के अखाड़े में आ गए। अब आप जाइए तो आप देखेंगे वो खैराती पाड़ा, वो प्रणय जेम्स राय का सबसे बड़ा सरगना, कांग्रेस के खैरात पर पलने वाला रवीश कुमार पाड़ा, वो उसके थंबनेल्स को जाकर देखिए, राष्ट्रवाद जग गया है। इन सनसनीबाजों के थंबनेल्स को देखिए, इन सबके अंदर राष्ट्रवाद जग गया है। उसका तो बंदी हो गया जो शौचालय कर करके शौच एक्सपर्ट था। ये सब अब औकात में आ गए हैं, लेकिन ये सब अलतकिया हैं। इनके औकात में आने से मुझे नहीं लगता कि मोदी मान जाएंगे। इन सबको मोदी ने अपने अखाड़े में बुलाया बार बार। और रवीश कुमार पारा ने भारत के गृह मंत्री, उस समय देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह के खिलाफ फर्जी स्टोरी क्रिएट किया जज लोया वाले मामले में। इन सब ने सालों पत्रकारिता के आड़ में फर्जीवाड़ा किया है, विचारधारा नहीं, पत्रकारिता की आड़ में। और अभी कल तक ये सब भारत की सेना और भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन एकाएक जब एक्शन लेना शुरू किया सरकार ने, जब कुछ वेबसाइट, कुछ यूट्यूब चैनल बंद किए, तो अपना पेट पर लात लगने के डर से ये तमाम खैराती अपना नकाब बदल चुके हैं, चेहरा पर रंग पुताई कर चुके हैं। आप जाइए यूट्यूब चैनल पे, इन सनसनीबाजों के चैनल को देखना है, इनके थंबनेल को पहचानिए, इनके इस 2 कौड़ी का पारा जो है उसके थंबनेल्स को पहचानिए। ये सब के सब क्या कर रहे हैं? ये सब के सब राष्ट्रवादी हो गए हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी पहले अखाड़े में बुलाते हैं। इन सबको इस कदर छूट दे दी कि ये सब नंगे हो गए, इस कदर इन लोगों को अराजकता की छूट दे दी कि सब नग्न हो गए और नंगे होकर भारत के खिलाफ नाचने लगे। इसलिए कहता हूं कि मोदी ने इन सबको अखाड़े में बुलाया और उसके बाद लत्तम जुत्तम शुरू कर दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान का लत्तम जुत्तम हो रहा है, उसी तरह पाकिस्तान परस्तों का। और चूंकि ये सब पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, ये पाकिस्तान परस्त थे, तो लगा कि सब कुछ ऐसे ही है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट तक सरकार के खिलाफ साजिश में थी। तो क्या यूं ही होता था? भारत के प्रधानमंत्री को सड़क पर घेर कर मारने की हत्या की साजिश रची गई पंजाब में। भारत का प्रधानमंत्री उस दिन हत्या कर दिया जाता, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और चंद्रचूड़ ने भारत सरकार द्वारा बैठाई गई जांच कमेटी पर रोक लगा दिया और चंद्रचूड़ ने एक न्यायिक आयोग बैठा लिया। यह देश देखता रहा कि उसके प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश हो रही है और उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दबा दिया। ये अन्याय था, ये लोकतंत्र की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही हत्या थी। इंक्वायरी सरकार को करना था, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस साजिश को एक तरह से सही मायने में कहिए तो अंजाम देना शुरू कर दिया। मामला यहीं तक नहीं रहा साहब। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 10 सालों से संसद द्वारा पास हर कानून पर कुंडली मार दिया, चाहे वो 370 हो, शाहीन बाग वाला सीए हो, किसान वाला मामला हो,
ट्रिपल तलाक, जो भी मामला हो, हर मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कुंडली मार दिया। मामला यहीं तक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा का इस कदर उल्लंघन किया कि राष्ट्रपति को भी अपना घरेलू नौकर समझ लिया। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मामले में बिना राज्यपाल के साइन किए हुए मुख्यमंत्री के एक आदेश को ही कानून मान लिया। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल के सिग्नेचर के कोई कानून नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद को राष्ट्रपति और राज्यपाल से बढ़ाकर साबित कर दिया और एक मामले में ऐसा हस्तक्षेप किया कि संसद को एक तरह से समझिए जूतों की तरह रौंद दिया। ये देश देखता रहा। भारत के उपराष्ट्रपति को कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा लांघ चुकी हुई है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस एक हैबिचुअल क्रिमिनल, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका था इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके खिलाफ वारंट जारी करके गुजरात हाईकोर्ट ने अरेस्ट करने का आदेश दिया। शाम को 4 बजे गुजरात हाईकोर्ट का आदेश आता है और गर्मी के छुट्टी के दिन शनिवार की शाम को तिस्ता सी तलवार के लिए चंद्रचूड़ एक स्पेशल बेंच बैठा देता है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक हैबिचुअल क्रिमिनल के लिए, जो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रच रही थी, उस महिला के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चंद्रचूड़ की ने दिया। उस समय सीजीआई थे। इस देश ने देखा कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट कैसे माफियाओं के साथ खड़ा है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट कैसे मुख्तार अंसारियों को मौज करा रहा है। इस देश ने देखा कि 100 से ज्यादा एफआईआर मुख्तार अंसारी के खिलाफ था। जमीन पर अवैध कब्जा, दंगा फसाद, हत्या, एक्सटॉर्शन, इतने मामले जिस मुख्तार के थे, उसके ऊपर एक एफआईआर पंजाब में दर्ज होता है और पंजाब से वो मुख्तार यूपी ना आ सके, इसके लिए कोई सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाता है और सुप्रीम कोर्ट उस अर्जी को सुनता है। दरअसल मोदी सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अखाड़े में बुला रहे थे। मोदी सुप्रीम कोर्ट को इस कदर कंडीशन में ला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अराजकता की स्थिति में अपने आप को संसद और देश से सुप्रीम मान ले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इस देश में सुप्रीम मान लिया, संसद से भी सुप्रीम, राष्ट्रपति से भी सुप्रीम। इस देश के प्रधानमंत्री को कौड़ी का 2 बना दिया, राष्ट्रपति की हैसियत खत्म कर दी। देश ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से मर्यादाएं लांघ रहा है। आलम तो ये कि एक जस्टिस के घर पे करोड़ों करोड़ के नोट जलते हुए मिले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर कह दिया कि यह अफवाह है। तो फिर एक पेनड्राइव सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया और बोला देखो बेटा, ये तुम्हारी हैसियत है। फिर एक बीजेपी के सांसद ने यहां तक आकर के कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की को लेकर के इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्यादाएं लांघ ली और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में भी बहुत कुछ कह दिया। कायदे से बीजेपी को सांसद के ऊपर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हैसियत नहीं हुई कि वो मानहानि का मुकदमा करे। सुप्रीम कोर्ट ने गपबाजी करके कह दिया निशिकांत दुबे के मामले में कि हमारे कंधे बड़े चौड़े हैं और हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे पर भी मानहानि करने की हिम्मत सुप्रीम कोर्ट की नहीं हो पाई। उनने कहा कि सरकार करे। जब सरकार निशिकांत दुबे पर कार्रवाई कर सकती है तो आपने राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ क्यों किया? भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश हो रही थी, जब उसकी इंक्वायरी गृह मंत्रालय कर रहा था, आपने घुसपैठ क्यों किया? आपने उन साजिशकर्ताओं को बचाया और देश ने देखा कि भारत का एक चीफ जस्टिस किस तरह से एक तिस्ता सी तलवार को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए लीक से हटकर जाता है, रात के अंधेरे में बेंच गठित करता है, एक रात के अंदर 2-2 बार, और उसके बाद उस तिस्ता को मौत दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साख खुद खराब कर ली। देश ने देखा। दरअसल मोदी सुप्रीम कोर्ट को अपने अखाड़े में बुला रहे थे। यदि मोदी चाहते तो जिस समय में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ संसद द्वारा पास कानून को जूतों के नीचे रौंद दिया था, सरकार यदि चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रौंद सकती थी। लेकिन सरकार ने 2015 में संसद द्वारा पास उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ भी नहीं किया। मोदी सरकार को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को तत्काल प्रभाव से रौंद देता, लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बार बार अपनी लक्ष्मण रेखा लांघने को विवश किया और सुप्रीम कोर्ट लांघते हुए बार बार मोदी के अखाड़े में कूदने लगी।
आज आलम यह है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे पर मानहानि नहीं कर पाया, सरकार को दे दिया। आज आलम यह है कि वक्फ मामले में फैसला देने के बदले सीजीआई ने अपना रिटायरमेंट आसान समझा। आज आलम यह है कि एक जज के खिलाफ जांच में के मामले को जो छुपाना चाह रहा था, उस मामले को भारत सरकार को सौंप दिया गया कि माई बाप आप ही देख लीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि ये सब चीजें कैसे हुई। पिछले 3-4 महीनों में जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि सालों से मोदी ने विवश कर दिया इन सबको कि हमारे अखाड़े में आ जाओ। तब आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपने दुश्मनों को कैसे अपने अखाड़े में बुलाया। आज जो स्थिति है, पूरी दुनिया मोदीमय है। पूरी दुनिया मोदीमय यूं ही नहीं है, मोदी के उस तब का है कि मोदी ने न खाने दिया, न खाया, न खाने दिया। मोदी होना आसान नहीं था। इस देश में बेईमानों की चंडाल चौकड़ी, लालू यादव जिसको खाने के पैसे नहीं थे, वो जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो लूट का ऐसा साम्राज्य रचा, चारा चोरी में जेल गए, उसके बाद भी मौज ले रहे हैं। सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य परिवार का हुआ। मुलायम सिंह यादव एक सामान्य पहलवान थे, सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य हो गया। इस देश के तमाम क्षेत्रीय क्षत्रपों ने करोड़ों अरबों की कमाई कर ली, और वो जब मोदी पर हमला करते हैं तो उनके हर तीर इसीलिए ध्वस्त हो जाते हैं कि न मोदी ने खाया है न खाने दिया है। इसीलिए आम जनता का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर बढ़ा, दुनिया का भरोसा मोदी पर बढ़ा। तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल मोदी ने कैसे अपने दुश्मनों को अपने अखाड़े में बुलाया। मोदी अपने दुश्मनों को अखाड़े में बुलाते हैं, उन्हें गलती करने को मजबूर करते हैं, बार बार गलती करने को मजबूर करते हैं, फिर उनकी साख यूं ही खत्म हो जाती है। जैसे इंटरनेशनली पाकिस्तान की साख खत्म हो गई। 57 बाप जो उसने बनाए थे, उन 57 बापों ने नालायक बेटे को जूते मारकर भगा दिया। जिस कर्जखोर, चीन का कर्जखोर बन चुका था, चीन को लगा कि इस कर्जखोर को अब ज्यादा दिन साथ नहीं दिया जा सकता क्योंकि मोदी की साख मजबूत है। मोदी ने साख ऐसी बनाई कि अमेरिका और रसिया दोनों मोदी के साथ खड़ा हुआ, और जिस अमेरिका ने इतने दिनों तक पाकिस्तान को पाला, उस अमेरिका ने पाकिस्तान को किनारा कर दिया। मोदी ने इस कदर लाचार कर दिया कि पाकिस्तान खुद को ही आतंकी राष्ट्र घोषित कर दिया, और मोदी के अखाड़े में कूद करके अपनी ठुकाई करवा ली। मोदी ने देशी दुश्मनों का भी वही हश्र किया। अपनी लक्ष्मण रेखा लांघते सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को देखिए, और खैरात पर पल रहे वो देश के तमाम खैराती पिस्सुओं को देखिए जो कांग्रेसी इकोसिस्टम का शिकार थे। 11 साल से मोदी विरोध में राष्ट्र विरोधी हो चुके हुए थे, वो सब घुटने के बल आ चुके हुए हैं। इसे ही कहते हैं मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। और मोदी ने अपने देश के बाहर और देश के अंदर के तमाम दुश्मनों को अपने अखाड़े में ला करके पटक पटक कर मारना शुरू किया। इन सब की इतनी ठुकाई हो रही है कि अब देश की जनता के हर आदमी को, भारत के 140 करोड़ जनता को लग रहा है कि मोदी जी 2-4 लप्पर हमें भी मारने दीजिए, इन खलिहर लतिहर खैराती को 2-4 लप्पर हम भी मारें, पाकिस्तान परस्तों को हम भी मारें, 2-4 जूते पाकिस्तान को हम भी मार दें। मोदी के अखाड़े में आकर के मोदी के लिए अब देश की जनता लड़ना चाहती है कि मोदी जी अब आप थोड़ा मौका हमें भी दीजिए हाथ सफाई करने के लिए। हर भारतीय अब चाह रहा है इन भारत द्रोहियों को दे जूता दे लात मार करके ठीक कर दिया जाए, क्योंकि मोदी ने इन सब का नकाब उतार दिया है। इन सब बेईमानों को जो खैरात पर 11-12 साल से नग्न हो रहे हैं, जो पिछले 20-25 साल से खैरात पर पले हुए थे, इन तमाम खैरातियों को मोदी ने नग्न कर दिया है। इतनी आसान नहीं होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर इस कदर छा जाना। इतना आसान नहीं होता है इतने सारे राक्षसों का वध करना। हर राक्षस से आप एक साथ नहीं लड़ सकते। तो मोदी समर्थकों को लगता था मोदी जी इन राक्षसों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। मोदी ठंडा करके खा रहे थे। अब इन सब का परमानेंट इलाज होगा। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि इन सब का परमानेंट इलाज हो। ये तमाम खलिहर खैराती अब लेट चुके हैं, लेकिन इन सब की पहचान किए जाने की जरूरत है। आप भी इनकी पहचान करते रहिए। जय हिंद।